दोस्तों, कहते हैं दुश्मनी कभी बूढ़ी नहीं होती, मगर जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर कोई 90 साल का बूढ़ा इंसान कुछ इसी तरह कई दशकों बाद अपने परिवार के कातिलों को कब्र तक पहुंचाने का काम करे। जी हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन हमारी आज की ये वीडियो एक ऐसी ही कहानी पर बेस्ड है, जिसने चंद उम्र दराज एक्टर्स की बदौलत न केवल कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते, बल्कि लोगों के दिलों पर राज भी किया। मूवी का नाम है रिमेम्बर और IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी की एक नर्सिंग होम से होती है, जहां पर हिटलर के खतरनाक ऑश्विट्ज कंस्ट्रक्शन कैंप के सर्वाइवर 89 इयर्स का ज़ेव गटमैन एडमिट था। वो अचानक अपने बेड से उठता है और अपनी पत्नी रूथ को बुलाने के लिए बाहर जाता है। ज़ेव बार बार अपनी पत्नी को पुकार रहा होता है, तभी उसकी नर्स उन्हें बताती है कि रूथ की तो 2 हफ्ते पहले ही मौत हो चुकी है। नर्स की बात सुनकर ज़ेव काफी दुखी होता है और वो उदास होकर एक सोफे पर बैठ जाता है, जैसे अब उसे कुछ याद आ गया होगा, जिसके चलते वो आए दिन अपनी बहुत सी चीजों को भूल जाया करता था। कभी कभी तो उसे खुद अपना नाम भी याद नहीं रहता था। अब नर्स उन्हें नाश्ते के लिए हॉस्पिटल के कैंटीन में लेकर जाती है, जहां पर मैक्स रोजेनबॉम नाम का दूसरा बुजुर्ग भी आ जाता है। ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हुआ करते हैं और अकेले में किसी वादे की बात करने लगते हैं। मैक्स ज़ेव से पूछता है कि उसे अपना वादा याद है ना, जो उसने अपनी पत्नी की मौत के वक्त किया था। ये सुनकर ज़ेव थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन फिर मैक्स उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम्हें क्या करना है वो सब मैंने एक लेटर में लिख दिया है, बस तुम उसे पढ़कर अपने पास ही रखना। इसके बाद रात में ज़ेव की पत्नी रूथ की मौत की आखिरी रस्म निभाई जाती है, जहां ये दोनों दोस्त एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों ही यहूदी शरणार्थी थे, जो आज से 70 साल पहले किसी तरह से अपनी जान बचाकर जर्मनी से भागकर अमेरिका आ गए थे। यहाँ मैक्स ज़ेव को एक लिफाफा देता है और उसे कमरे में अकेले जाकर पढ़ने को बोलता है। अब ज़ेव अपने बेटे चार्ल्स को गुड नाइट बोलकर कमरे में जाकर लिफाफे को पढ़ने बैठ जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कैसे जर्मन ने लाखों यहूदियों के साथ साथ उनके परिवार को मौत के घाट उतारा था। साथ ही इसमें ये भी लिखा था कि उनके हत्यारे में से एक ओटो वॉलिश अभी भी जिंदा है और यूनाइटेड स्टेट में रूडी कर्लैंडर नाम से रह रहा है। मैक्स ज़ेव को याद दिलाता है सिर्फ वही दोनों पूरी दुनिया में अकेले शख्स हैं जो वॉलिश को पहचान सकते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें अपने परिवार वालों का बदला लेना पड़ेगा। इस खत में कुछ पैसे और ट्रेन के टिकट भी थे, जिसको पढ़ने के बाद ज़ेव घर के सामने खड़ी एक टैक्सी में बैठ जाता है। ये टैक्सी मैक्स ने ही उसके लिए बुक की थी। यहाँ से ज़ेव रेलवे स्टेशन जाता है और क्लीवलैंड जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। ये काफी लंबा सफर होने वाला था, इसलिए रास्ते में ज़ेव की आंख लग जाती है और जब वो सोकर उठता है तो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन सामने बैठे एक छोटे से लड़के की मदद से वो अपने पास पड़े लेटर को दोबारा पढ़ता है, जिसमें मैक्स ने लिखा था कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वो अब कहां और क्यों जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेव के नर्सिंग होम से अचानक गायब होने की खबर से उसका बेटा चार्ल्स घबरा जाता है और पुलिस के साथ अपने पिता को ढूंढने में लग जाता है। उधर ज़ेव अब क्लीवलैंड पहुंच चुका था। स्टेशन के बाहर टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसी का इंतजार कर रहा था। दोनों शहर की ओर निकल जाते हैं और एक हथियार की दुकान पर पहुंचते हैं। ज़ेव दुकानदार से कोई छोटी गन दिखाने को कहता है, लेकिन इससे पहले दुकानदार उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से उसका बैकग्राउंड चेक करता है कि कहीं वो कोई मंझा हुआ क्रिमिनल तो नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद जब दुकानदार को कोई गड़बड़ नजर नहीं आती तो वो उसे एक बंदूक देता है, जिसको लेकर ज़ेव एक होटल में दाखिल होता है, जहां पर मैक्स ने उसके लिए पहले से ही कमरा बुक करके रखा था। रूम में एंटर होने पर सबसे पहले मैक्स की कॉल आती है और वो ज़ेव को समझाता है कि अब उसे आगे का काम बहुत ही ध्यान से करना है। फिर ज़ेव शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन काफी थकान होने की वजह से वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। सोकर उठने के बाद ज़ेव एक बार फिर से हैरान था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अमेरिका से क्लीवलैंड कैसे पहुंचा। फिर उसकी नजर अपने हाथ की कलाई पर लिखे रीड लेटर पर जाती है, जो कि उसने ट्रेन में अपनी याददाश्त को बरकरार रखने के लिए लिखा था। दोबारा लेटर पढ़ने के बाद ज़ेव को सब कुछ याद आ जाता है कि अब उसे क्या कुछ करना है। ज़ेव टैक्सी से एक पते पर पहुंचता है और घर का दरवाजा नॉक करता है। अंदर से एक औरत दरवाजा खोलती है और ज़ेव उससे रूडी कर्लैंडर नाम के आदमी के बारे में पूछता है।
वो महिला उसे रूडी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए घर के अंदर बुलाती है। यहाँ पर एक बेहद बूढ़ा आदमी टीवी देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद बिना कोई सवाल जवाब किए जेव अपनी बंदूक निकालकर आदमी के सामने तान देता है और उससे कहता है कि क्या वो विश्व युद्ध में जर्मनी के ऑश्विट्ज में था। रूडी बोलता है, मैं जर्मन आर्मी में जरूर था, लेकिन मेरी ड्यूटी उस दौरान नॉर्थ अफ्रीका में थी। मेरा ऑश्विट्ज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। असल में दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने बड़ी ही बेरहमी से वहाँ के यहूदियों को कंस्ट्रक्शन कैंप में बंदी बनाकर दर्दनाक मौत दी थी। और ऑश्विट्ज उन कंस्ट्रक्शन कैंप्स में बनाया सबसे खतरनाक कैंप था, जिसमें लाखों यहूदियों को बारी बारी से मौत की नींद सुला दिया गया था। रूडी एक फाइल में मौजूद कुछ दस्तावेज और फोटोज दिखाकर जेव को अपनी बात का सबूत भी पेश करता है। साथ ही जो कुछ ऑश्विट्ज में यहूदियों के साथ हुआ था उसका भी उसे काफी अफसोस था। अब जेव को रूडी की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो होटल पहुंचकर मैक्स को बताता है कि वो रूडी कैरलैंडर नहीं है जिनकी उन्हें तलाश है। फिर जेव बस पकड़कर फौरन कनाडा की तरफ निकल जाता है और रास्ते में लेटर का दूसरा हिस्सा पढ़ता है, जिसमें मैक्स ने लिखा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के साथ साथ कुछ नाजी सैनिक भी अपना नाम बदलकर कनाडा और अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। इनमें से ज्यादातर जर्मन पकड़े गए, लेकिन आज भी वॉलिश का कोई पता नहीं। वो अभी भी खुला घूम रहा है। हालांकि मैक्स ने उसके बारे में इतना जरूर पता लगा लिया था कि वो रूडी कैरलैंडर के नाम से कहीं रह रहा है। और तो और उसने इस बात का भी पता लगा लिया था कि पूरे अमेरिका और कनाडा में सिर्फ 4 ही रूडी कैरलैंडर नाम के लोग हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भागकर आए थे, जिन्हें अब जेव को हर हाल में ढूंढना है। यहाँ एक तरफ जेव अपने समाज के कातिल को ढूंढने के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा चार्ल्स अपने पिता के अचानक यूं गुम हो जाने की वजह से काफी परेशान था। खैर, जेव अब कनाडा बॉर्डर पर पहुँचता है और कस्टम ऑफिसर को अपनी जानकारी देते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने बहुत ही पुराने दोस्त रूडी कैरलैंडर से मिलने आया हूँ। जेव के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने से पहले पूरी तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जो बंदूक उसने बीते दिन खरीदी थी उसे तो उसने बड़ी ही चालाकी से बस में ही छुपा दी थी। इसके बाद जेव कनाडा के अस्पताल में पहुंचता है, जहां पर रूडी कैरलैंडर नाम के एक बूढ़े आदमी का इलाज चल रहा था। जेव उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ऑश्विट्ज में था। रूडी कहता है कि हाँ, और ये सुनते ही जेव अपने हैंडबैग से गन निकालकर बोलता है कि मैं उसी कंस्ट्रक्शन कैंप में था और आज मैं अपने परिवार और समाज के बाकी लोगों की जान का बदला लूंगा। जेव उस पर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक रूडी उसे अपने हाथ में दर्ज एक नंबर दिखाता है। ये नंबर बिल्कुल वैसा ही था जैसा जेव के हाथ में लिखा हुआ था। इसे देखकर जेव अचानक से रुक जाता है और रूडी से माफी मांगता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि ये कोई जर्मन सैनिक नहीं बल्कि उसी की तरह सताया हुआ एक कैदी था। जेव के हाथ एक बार फिर से नाकामी हासिल हुई, जिसके बाद वो एक दूसरे होटल में अपना कमरा बुक करके खुद के लिए नए कपड़े खरीदने जाता है, क्योंकि उसके पास एक छोटे से हैंडबैग के अलावा और कुछ भी नहीं था। सारा सामान खरीदकर जब जेव सुपरमार्केट से बाहर निकलता है तो अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिस पर एक गार्ड जब उसका बैग चेक करता है तो उसमें वही बंदूक निकलती है। ये देखकर जेव के माथे से पसीना आ जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन गार्ड उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बूढ़ा इंसान जो खुद इतना कमजोर है आखिर इस बंदूक से किसका ही कत्ल करेगा। अब जेव गरम चाय की चुस्की लेने के लिए एक कैफे में जाता है, लेकिन गलती से वेटर चाय के कप को उसके उसी लेटर पर गिरा देती है जिसे वो पढ़ रहा होता है। जेव तुरंत ही लेटर को सुखाने में लग जाता है और उस पर लिखे शब्दों को दोबारा ओवरराइटिंग करता है, जहां मैक्स ने लिखा था कि अब उन दोनों के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीसरा शख्स जिंदा नहीं है जो एक ही नजर में जर्मन हत्यारे वॉलिश का चेहरा देखकर पहचान जाए। अगली सुबह जेव अपनी लिस्ट में मौजूद तीसरे रूडी कैरलैंडर के पते पर पहुंच जाता है, जिसका घर शहर से दूर एक खदान के पास होता है, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से बंद होता है और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था जॉन कैरलैंडर। कैरलैंडर शब्द को देखकर जेव को लगता है कि वो बिल्कुल सही पते पर आया है, इसलिए वो घर के बाहर बैठकर उस आदमी का इंतजार करने लगता है। जेव काफी घंटे तक घर के बाहर ही बैठा रहता है, लेकिन मकान मालिक का कोई भी अता पता नहीं था। तभी शाम को एक पुलिस वाला उसी घर के सामने आता है। वो जेव से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है और किसका इंतजार कर रहा है। जेव बताता है कि मैं रूडी कैरलैंडर से मिलने आया हूँ। पुलिस वाला उसे बड़ी ही हैरानी से देखता है और बोलता है कि उनकी मौत तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है और वो उनका बेटा जॉन कैरलैंडर है। जॉन उसे अपने घर में इनवाइट करता है और जेव को एक गिलास पानी देकर खुद शराब पीने लगता है। जेव उससे पूछता है कि क्या उसके पिता ने कभी जर्मनी का जिक्र किया है,
जॉन को लगता है कि जेब उसके पिता के कोई बहुत ही पुराने अजीज दोस्त हैं, इसलिए वो उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ की दीवार पर एक नाजी झंडा लगा हुआ था। इसके अलावा कमरे में उसके पिता की कुछ नाजी यूनिफॉर्म और जवानी की कुछ फोटोज भी होती हैं। और ये सब देखकर जेब को समझ में आ जाता है कि यही वो रूडी कर्लैंडर है जिसकी उसे तलाश थी। तभी जॉन जेब से पूछता है कि वो उसके पिता को कब से जानता है, तो इस पर जेब बोलता है कि हम दोनों ऑस्ट्रिच में साथ थे। मगर जॉन कहता है मेरे पिता तो कभी ऑस्ट्रिच में थे ही नहीं, वो तो हिटलर की सेना में एक मामूली से बावर्ची थे। और फिर उसकी नजर जेब के हाथों में छपे नंबर पर पड़ती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो एक यहूदी है जो वहाँ पर जासूसी करने आया है। जॉन जेब पर इतना जोर से चिल्लाता है कि उसकी पेशाब निकल जाती है। उसे दुख था कि एक यहूदी ने उसके पिता की कीमती चीजों को छूकर अपवित्र कर दिया था। जिस कौम से उसके पिता पूरी जिंदगी नफरत करते थे, उसने आज उनके कीमती सामान को गंदा कर दिया है। जॉन गुस्से में अपने पालतू कुत्ते को जेब के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुत्ता जेब पर हमला करता, वो अपनी बंदूक से उसे मार गिराता है और फिर जॉन को भी वहीं शूट कर देता है। जेब अचानक हुई इस घटना से काफी घबरा गया था, लेकिन उसके पास खुद की जान बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। बेचारा जेब ये सब करने के बाद काफी डर जाता है और जॉन के बाथरूम में जाकर खुद को तरोताजा महसूस करवाने के लिए शॉवर लेता है और फिर कपड़े बदलकर वहीं पर सो जाता है। आंखें खुलने पर जेब की याददाश्त एक बार फिर से जा चुकी थी। खुद को एक अनजान घर में देखकर वो चौंक जाता है और कमरे के बाहर जब वो जॉन की लाश को देखता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर अपनी बंदूक के नीचे पड़े एक कागज के टुकड़े पर जाती है, जो कुछ और नहीं बल्कि मैक्स का वही लेटर होता है, जिसे पढ़कर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। इस खत को पढ़ने के बाद जेब को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और अब वो फौरन मैक्स को फोन लगाकर बताता है कि उसने गलती से किसी गलत आदमी को मार दिया है। मैक्स जेब के हालातों को समझकर उससे पूछता है कि क्या वो आखिरी पते पर जाकर असली रूडी कर्लैंडर को मार सकता है, जिस पर जेब कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे अपना वादा पूरे तरीके से याद है। इसके बाद जेब अपने कपड़े पहनकर वापस होटल की तरफ निकलता है। वो बस से उतरकर रेड क्रॉस कर ही रहा होता है कि अचानक ठोकर लगने से उसे चोट लग जाती है और नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। शाम को चार्ल्स के पास किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं और किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहीं हॉस्पिटल में लेटा हुआ जेब बिना किसी चीज की फिक्र किए आराम से कार्टून देखकर खूब हंस रहा था। इसी दौरान अस्पताल के फोन पर जेब को एक कॉल आता है जो कि उसके बेटे चार्ल्स का होता है। वो अपने पिता से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जिस पर जेब कहता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ रूथ आकर मुझे यहाँ से ले जाएगी। असल में दोस्तों, सड़क पर गिरने की वजह से जेब की याददाश्त एक बार फिर से चली गई थी और उसे ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर किस काम के लिए आया था। वार्ड में जेब को एक छोटी सी बच्ची नजर आती है जिसे वो कहता है कि मेरी कोट की जेब में एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसे खा लो। बच्ची चॉकलेट निकालने के लिए कोट की जेब में हाथ डालती है तो उसे कुछ पैसे और एक खत मिलता है। जेब को पता नहीं होता कि ये लेटर किसका है, इसलिए वो बच्ची से उसे पढ़ने को कहता है और जैसे ही वो लड़की लेटर को पढ़ने लगती है, जेब को मैक्स की हर बात याद आती है। बस फिर क्या था, जेब फौरन अपने बेड से उठता है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधे होटल जाता है, जहाँ पर उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो अपना बिल क्रेडिट कार्ड से चुकाता है और फिर उस आखिरी पते की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ एक घर के दरवाजे को खटखटाने के बाद जेब के सामने एक लड़की आती है। वो उससे रूडी कर्लैंडर के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि हाँ, वो मेरे पिता हैं, लेकिन वो अभी आराम कर रहे हैं। जेब लड़की से कहता है कि मैं उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। अब ये सुनकर वो लड़की जेब को घर के अंदर आने देती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर आप मेरे पिता से ऑश्विट्ज के बारे में बात करने आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस बारे में वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते। और फिर जेब को चाय का प्याला पकड़ाकर ऊपर अपने पिता को बुलाने चली जाती है। इसके बाद जेब घर में मौजूद रूडी की पुरानी तस्वीर निहारने लगता है और एक पियानो को देखकर उसे बजाने लगता है। ये आवाज इतनी मधुर होती है कि रूडी कर्लैंडर की पोती उसे सुनने के लिए कमरे से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड से बिल पे करने की वजह से चार्ल्स को अब अपने पिता की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और वो होटल पहुंचकर टैक्सी कंपनी के जरिए ये भी मालूम कर लेता है कि उसके पिता कहाँ गए हैं। वहीं पियानो की धुन सुनकर रूडी कर्लैंडर भी कमरे से नीचे उतरता है और जेब की तारीफ करते हुए उसे बाहर गार्डन में लेकर जाता है।
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन दोनों की बात परिवार के अन्य सदस्य सुने। रूडी जेव को कहता है कि मुझे मालूम था मेरा दोस्त एक दिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा, और फिर वो उसके गले लग जाता है। हालांकि जेव को रूडी से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होती, उल्टा वो गुस्से में उसे ऑटो वॉलिश नाम से पुकारकर दूर झटक देता है और बोलता है कि तुम ही वो निर्दयी राक्षस हो जिसने मेरे पूरे परिवार के साथ साथ न जाने कितने यहूदियों का ऑश्विट्ज़ में खून बहाया था। रूडी ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो और मुझे ये ऑटो वॉलिश कहकर क्यों बुला रहे हो। जिस पर जेव अपने बैग से गन निकालने लगता है, पर तभी वहाँ पर अपने पिता को ढूंढते ढूंढते चार्ल्स भी पहुँच जाता है। और जब वो रूडी की बेटी के साथ गार्डन में उसके पास जाता है तो यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है। जेव ने रूडी पर बंदूक तानी हुई थी और उससे कहता है कि इन लोगों को बताओ कि तुमने ऑश्विट्ज़ में कितना घिनौना काम किया है। पर रूडी किसी भी हालत में अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं था, खास तौर पर अपनी बेटी और पोती के सामने। इसलिए वो बार बार जेव को जर्मन भाषा में ये समझा रहा होता है कि शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। मगर जेव कहाँ मानने वाला था, वो तो सबके सामने उसका असली चेहरा दिखाना चाहता है। पर जब रूडी बंदूक के डर से भी अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं होता तो जेव गन की पोजीशन चेंज करके उसकी पोती पर लगा देता है और कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने उसको सच सच नहीं बताया तो यहाँ पर लाशें गिरना शुरू हो जाएंगी। अपनी पोती की जान बचाने के लिए आखिरकार रूडी को सबके सामने सच्चाई उगलना पड़ता है। वो रोते रोते अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहता है कि मैं कोई कैदी नहीं था, बल्कि कैदियों को मारने वाला एक नाजी सैनिक था, और मैंने इतने लोगों को मारा है कि मुझे खुद भी याद नहीं कि ये आंकड़ा कितने के पार होगा। अब जेव उससे उसका असली नाम बताने को कहता है, जिसके जवाब में रूडी अपना असली नाम कुनिबर्ट स्टुरम बताता है। जेव कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा असली नाम नहीं है, तुम्हारा असली नाम ऑटो वॉलिश है। इस पर रूडी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कुनिबर्ट स्टुरम हूँ। ऑटो वॉलिश तुम्हारा नाम है मेरे दोस्त, क्या तुम भूल गए 70 साल पहले हम दोनों ही ऑश्विट्ज़ में यहूदियों पर अत्याचार करने वाले नाजी सैनिक थे, और जर्मनी की हार के बाद हम दोनों ने यहूदी कैदियों की भेष में अमेरिका में शरण ली थी, और इसके लिए हमने एक दूसरे के हाथ पर यहूदी कैदियों वाले नंबर भी बनवाए थे। और ये कहकर कुनिबर्ट अपने हाथ की कलाई बाहर निकालते हुए बोलता है, देखो मेरा नंबर 98813 है और तुम्हारा नंबर 98814 है। और सच में जेव की कलाई में वही नंबर गुदा हुआ था, पर जेव को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक नाजी सैनिक है। वो अब रूडी को झूठा कहने लगता है, जिस पर गुस्से में आकर रूडी बोलता है कि तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन जर्मनी से निकलते वक्त तुमने अपना नाम जेव इसलिए रखा था क्योंकि इसका मतलब होता है दरिंदा भेड़िया, वो भेड़िया जो लोगों का खून पीता है, और हम लोग यहूदियों का खून पीने वाले भेड़िए थे। अभी तक कुनिबर्ट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतना बोलते ही जेव उसको गोली से मार देता है, और फिर बड़ी गहराई से सोचने लगता है कि आखिर वो कौन है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद उसे अपनी सारी हकीकत के बारे में मालूम पड़ जाता है, और फिर बंदूक को अपनी कनपटी पर लगाकर खुद को भी मार देता है। इसके बाद हमें उसी नर्सिंग होम का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर जेव एडमिट था। यहाँ मैक्स बाकी के मरीजों के साथ टीवी पर चल रही जेव की मौत की खबर सुन रहा होता है, और यहीं पर हमें ये मालूम भी पड़ता है कि मैक्स को पहले दिन से ही मालूम था कि जेव कोई और नहीं बल्कि ऑटो वॉलिश है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से उसने ये अनोखा प्लान बनाया ताकि न केवल जेव को अपने गुनाहों की याद आए, बल्कि जिंदगी के आखिरी दिनों पर एक व्हील चेयर पर बैठकर उसके जरिए मैक्स अपने परिवार के कातिलों का बदला ले सके। हालांकि जेव को कहीं न कहीं अपनी पुरानी जिंदगी में किए हुए कुकर्मों का थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर था। इसी वजह से पूरी जिंदगी उसका दिमाग उलझनों में फंसा रहा और अंत में वो सब कुछ भूल गया। मगर आखिर में उसकी मौत का कारण उसकी ये बीमारी नहीं बल्कि ये सच्चाई बनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।